हेलो दोस्तों, मैं जतिन गिल स्वागत करता हूं आपका निम्बस आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, जैसे हमारी अभ्यास सीरीज बहुत ही सक्सेसफुल चल रही है, प्री की तैयारी इसमें हम कर रहे हैं। तो भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कितने 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हर रोज। तो देखो, हम कोई थीम डेडिकेटेड नहीं करते कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डे में हम क्या करवाएंगे, बट आज का थीम मेरे को ऐसा पर्सनली फील हुआ, मेरे एक्सपीरियंस की बात कर लो या वैसे बात कर लो, कि मेरे को ऐसा लगा कि थोड़े से ना जुडिशरी से रिलेटेड या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है, प्रोसीजर जो होता है लॉ का, उससे रिलेटेड काफी चीजें मतलब पूछ रहा है यूपीएससी। जैसे पहले आप देखेंगे एडवोकेट एक्ट्स पे क्वेश्चन आया था कि कौन एडवोकेट होता है, एडवोकेट क्या कर सकता है, तो ऐसी सी चीजें पूछी जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं, एक और चीज नोट करते हैं कि ऐसी सी चीजें पूछी जा रही है जो लॉ ऑप्शनल बैकग्राउंड हो गई, जहां फिर जिन्होंने लॉ करी हुई है। जैसे मिताक्षरा दया भागा पूछा था, उन्होंने हिंदू लॉ के बारे में बात करी थी, मैरिटल जो लॉज हैं उनके बारे में बात करी थी, एफआईआर के बारे में भी एक क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा फोकस करेगा लीगल एस्पेक्ट, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उस पे एस्पेक्ट में। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 को प्लीज अटेम्प्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस क्या होता है? नेचुरल जस्टिस की यहां पे बात हो रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। इट इज एम्प्लॉयड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया इन द देयर प्रोसीडिंग्स। इट फाइंड्स एक्सप्लिसिट मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पार्ट 3 कौन सा है हमारा जी? पार्ट 3 वो वाला पार्ट है जिसमें हमारा क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो पार्ट 3 में आपने देखा होगा आर्टिकल 12 से लेके 32। क्या आपको लगा कि नेचुरल जस्टिस की बात हो रही है? क्या फंडामेंटल राइट बनाया है नेचुरल जस्टिस? नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अब आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? इट इज एम्प्लॉयड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया इन देयर प्रोसीडिंग्स। बताइए, तो प्रोसीडिंग्स में तो लगता ही है, बिल्कुल सही बात है। प्रोसीडिंग्स में तो जहां पे जस्टिस वर्ड आ गया वो तो लगेगा ही। तो आंसर क्या बन रहा है हमारा? आंसर इज ए। आंसर इज ए। देखें कितनों ने ठीक करा है, प्लीज कमेंट्स में भी डाला करो। बिल्कुल ठीक है, सॉल्यूशन ए ही है इसका। तो देखो क्यों हमने ये क्वेश्चन पूछा, वाई दिस क्वेश्चन सेगमेंट पे चलते हैं। इन्वायरमेंट रिलेटेड जो इश्यूज है ना, इनमें नेचुरल जस्टिस का बहुत मेंशन आता है। जैसे अब आप एनजीटी के कभी केस फॉलो करो। जब मेरा इंटर्नशिप का टाइम था एनजीटी में, जब मैं वहां पे जस्टिस के साथ था, तो वहां पे हम क्या देखते थे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज ऑफन कोटेड बाय द पिटिशनर्स। जो भी पिटिशनर डालते हैं, और ऑब्वियसली सरकार के खिलाफ ही होती है पिटिशन, तो वहां पे ये देखा गया कि नेचुरल जस्टिस मतलब कि अब देखो, चाहे राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू गुड हेल्थ आर्टिकल 21 के अंदर है, लेकिन नेचुरल जस्टिस की जो फिनोमिना है ना, वो और ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है। इन नॉर्मल टाइम्स जो नेचुरल जस्टिस था, अगर मैं बहुत ही कंजर्वेटिवली बात करूं, तो नेचुरल जस्टिस क्या था? नेचुरल जस्टिस होता था कि जज जो है वो अपनी प्रोसीडिंग में खुद नहीं बैठना चाहिए। जैसे आपने जस्टिस रंजन गोगोई का केस सुना होगा, तो वो बात आती है, वो नेचुरल जस्टिस माना जाता था। लेकिन आज इसकी जो परिभाषा है बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दी गई है। ओके, तो ये क्या है? एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हो गए, इक्वालिटी रिलेटेड इश्यूज हो गए, उन सब में आना शुरू हो गया है। हाउ टू सॉल्व इट, हाँ पार्ट 3 में नहीं मेंशन्ड है, ठीक है, और प्रोसीडिंग्स में तो यूज होता ही होगा, तो फर्स्ट ठीक हो जाती है। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, कि नेचुरल जस्टिस के फीचर्स क्या हैं, इसकी जो एवर एंडिंग फीचर्स है वो क्या हो रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, जैसे कि अब आपने देखा होगा ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, अब देखो मैं पॉलिटिकल लेक्चर तो नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, मेरे पास टाइम भी कम है, तो मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो आपको नहीं समझा सकता, बट इतना बता सकता हूं कि मेनका गांधी जजमेंट थी जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करी गई थी। इसको जरूर पढ़ना है। इसमें से देखना है कि भाई किसकी बात हो रही है। रेलिवेंट आर्टिकल्स जिसमें नेचुरल जस्टिस की बात होती है, आर्टिकल 14 में बात होती है, आर्टिकल 15 में बात होती है, आर्टिकल 21 में बात होती है। तो ये सारे आर्टिकल्स भी आपने देख लेने हैं। ओके जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अटेम्प्ट करिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन।
consider the following statements with reference to the working of criminal justice system in India। तो ये क्वेश्चन जो है एक नॉर्मली जब भी आप देखो सर्विसेज में जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग में आपको आईपीएस अगर बनोगे तो आपको बहुत डेप्थ में समझाएंगे, लेकिन अगर आप आईएएस बनते हो तो भी आपको एक बेसिक चीज तो समझाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि स्टेजेस क्या है। स्टेजेस जो होती है ट्रायल की, या फिर हम बात कर सकते हैं स्टेजेस हो जाती हैं क्रिमिनल प्रोसीजर की। अगर आपने क्राइम करा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, व्हाट इज दैट प्रोसीजर। सबसे पहले क्या होता है, देखो 3 ऑप्शंस दे रखी है, ट्रायल, सेंटेंसिंग और प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे देखो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है, या यूपीएससी में चलो वो कन्वर्ट करके भी हिंदी में देते हैं, बट नॉर्मली अगर आपको प्रोसिक्यूशन का मतलब पता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसिक्यूशन, चलो बताइए कमेंट्स में, कोई बताइए जरा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है चार्ज लगा देना। जैसे जब हम एफआईआर करते हैं, एफआईआर किसी पे होती है तो हम क्या कहते हैं, पर्चा हो गया इन द लोकल लैंग्वेज। पर्चा मतलब यू हैव बीन चार्ज्ड। तो वो जो चार्ज होता है दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस। तो प्रोसिक्यूशन मतलब आप पे चार्ज लग चुका है। ओके, मर्डर, लेट्स से आपने मर्डर करा, आपको मर्डर करते हुए किसी ने देख लिया, वो कंप्लेंट करवाने गया, नहीं तो अगर कंप्लेंट कराने नहीं भी गया, उसने फोन पे बता दिया पुलिस को मर्डर हुआ है, तो स्टेट क्या करेगी, स्टेट आप पे अंडर 302 मुकदमा दायर करेगी। तो जब 302 के अंदर आपके अंदर एफआईआर हो जाती है आपके ऊपर, तो वो क्या होगी, फर्स्ट प्रोसिक्यूशन की। फिर आप क्या बोलोगे, फिर आप बोलोगे मैंने तो करा ही नहीं है, मैं तो बहुत निर्दोष था, मैं तो सेल्फ डिफेंस में करा है। तो आप किसको ट्रायल करोगे, आप कोर्ट में जाके उस चीज को प्रूव करोगे कि नहीं जज साहब मैंने ऐसा नहीं करा है। तो आपकी सुनी जाएगी, उनकी सुनी जाएगी, फिर क्या होगा, ट्रायल होगा। लास्ट में ट्रायल का कंक्लूड होगा, क्या सेंटेंसिंग, सजा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए। तो क्या बना इसका आंसर क्या बना, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा प्रोसिक्यूशन, तो 3। ओके, उसके बाद क्या आएगा, 3 के बाद आएगा 2, तो आंसर क्या है आपका सी। 3, 2 और 1, आंसर इज सी। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन, फिर ट्रायल, फिर सेंटेंसिंग। देख लें जरा आंसर क्या है, आंसर डी है। हाँ, मैंने बोला सही था, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा गलत कर दिया, बट हाँ आंसर सही है कि सबसे पहले प्रोसिक्यूशन, 3, फिर ट्रायल, फिर सेंटेंसिंग। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, प्रोसिक्यूशन, फिर ट्रायल, फिर सेंटेंसिंग। ओके, तो आंसर इज डी, बिल्कुल सही जवाब। बेस्ड ऑन द बेसिक नॉलेज ऑफ सीजेएस, तो बेसिक नॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जैसे एफआईआर कब होती है, कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, क्या हमारे पास राइट्स हैं, ये सब चीजें करनी है। बेसिक स्टेजेस ऑफ ट्रायल्स को प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, आईपीसी, किसके अंदर आपकी कौन से सेक्शन के अंदर एफआईआर होती है, वो सब भी देख लेना है। हाउ टू सॉल्व इट, सेंटेंसेस ऑलवेज एंड द, हाँ सेंटेंसिंग जो होती है ना वो तो एंड था। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर आपको प्रोसिक्यूशन का मतलब नहीं भी पता कि सेंटेंसिंग तो एंड में आना है और प्रोसिक्यूशन और ट्रायल, तो ट्रायल तो बीच में ही आएगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो कुछ और ही लग रहा है, ट्रायल से बाद में या ट्रायल से पहले कब होगी वो आपको दिमाग लगाना था यहाँ पे। उस तरीके से भी हम क्वेश्चन निकाल सकते थे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट कर लेते हैं। चलो एक बार इसको देख लो, इस बार इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या होती है एफआईआर, पहली बात तो एफआईआर जो है किस चीज को हम कहते हैं, कोई भी क्राइम की जो पहली रिपोर्ट है जब हम जाके दर्ज कराते हैं किसी के बारे में, उसको एफआईआर कहते हैं। तो आई एम सॉरी, तो एफआईआर के बारे में पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है कि इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर एफआईआर when a victim gives information about a cognizable offense। तो यहाँ पे एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस नाम की कोई चीज होती है। फिर कह रहे हैं कि एफआईआर कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विदाउट ओरल टेस्टिमनी। ओके, कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विदाउट ओरल टेस्टिमनी ऑफ द कंप्लेनेंट। फिर कह रहे हैं द कंप्लेनेंट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसको अंडरलाइन कर लो, टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर फ्रॉम द पुलिस। ओके, तो देखो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई नॉलेज नहीं है, तो इतना समझना पड़ेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं पे फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर की बात नहीं है, ये तो बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, ये तो बड़ा एक ड्यू प्रोसेस की बात कर रहा है। इतनी छोटी सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ही लिखी जाएगी, है ना। तो इसको हम कट कर देते हैं। 2 ऑप्शंस हमारी यहाँ एलिमिनेट हो गए, 50% ऑफ द क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। इससे हमें ये पता लग रहा है कि फर्स्ट ठीक है,
तो दूसरा तरीका क्या था निकालने का कि आपको पता होता कि व्हाट आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो भी आप इस क्वेश्चन को निकाल लेते। उसके बाद यहां पे सेकंड क्या लिखा है, एफआईआर कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विदाउट ओरल टेस्टिमनी ऑफ द कंप्लेनेंट। बताइए क्या ये ठीक है? बताइए क्या ये ठीक है? एफआईआर कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विदाउट ओरल टेस्टिमनी ऑफ द कंप्लेनेंट। तो यहां पे देखना पड़ेगा भी ओरल टेस्टिमनी की बात हो रही है, ओरल टेस्टिमनी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विदाउट ओरल टेस्टिमनी, अरे गलत है। ओरल की अगर वो रिटर्न दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, ओरल नहीं दे रहा तो भी तो एफआईआर होगी, तो 2 गलत हो जाता है। आंसर क्या है हमारा? बी, 1 ओनली। तो अब यहां पे बी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, पीवाईक्यू पैटर्न पे ये था तो पूछा गया है, थिंक ब्रॉडली ऑन सेकंड स्टेटमेंट कि भाई सिर्फ ओरली क्यों, कोई अब जैसे आपने वो देखा होगा राम रहीम केस हुआ था, तो राम रहीम केस में सीबीआई ने कैसे एक्ट करा? राम रहीम केस ने सीबीआई पे एक्ट करा बेस्ड ऑन एन एनोनिमस लेटर। वो जो एनोनिमस लेटर था वो किसी एक एग्रीव्ड जो फीमेल थी उनके द्वारा सीबीआई को बाकी एजेंसीज को भेजा गया, कोर्ट में भी भेजा गया। वो लेटर को जब पढ़ा तो वो रिटन डॉक्यूमेंट एक को कंसिडर करा गया, कंप्लेंट कंसिडर करी गई और उसके बिना पे एफआईआर हुई और केस चला राम रहीम पे। ओके, तो इस एग्जांपल से याद रखो कि सिर्फ ओरल ही नहीं रिटन भी मानी जाएगी। What to prepare for exam? FIR basics from CRPC करना है। 2-3 और आई थिंक 1-2 और क्वेश्चन डाले हैं मैंने यहाँ पे FIR के, उस पर भी बात कर लेंगे। टर्म्स लाइक कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, चलो जी ये मैं टाइम है ब्रीफली समझा देता हूं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है। कॉग्निजेबल वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें आपको कोर्ट के ऑर्डर जो हैं, कोर्ट के ऑर्डर क्या करने पड़ेंगे? लेने पड़ेंगे? नहीं लेने पड़ेंगे? नहीं लेने पड़ेंगे। कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है आपको, वो कौन से हो जाते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल की। यहां पे क्या होता है? यहां पे हमें कोर्ट के ऑर्डर लेने पड़ेंगे, यहां पे हमें कोर्ट के ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। तो अब अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसका सबसे मोस्ट जो मेरे पास भी केसेस आते हैं, इसका जो एग्जांपल है 498A, जो क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन, जो फैमिली मैटर्स में केस लगता है, डाउरी पे लगता है कि डाउरी एक्सेस मांगी जा रही है, ठीक है, तो उसकी बात होती है, वो सब आती है। तो ये सब हम बात कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या बात कर सकते हैं? जो बाकी सब ऑफेंसेस हैं, नॉर्मल ऑफेंसेस हैं, चोरी चकारी वगैरह के, वो सब होते हैं नॉन कॉग्निजेबल। तो मतलब थोड़े ग्रीवियंस वाले केस हो गए, जैसे 354 हो गया, जो आउटरेजिंग द मोडासिटी ऑफ वुमेन वाले हो गए, वो सब कॉग्निजेबल में आते हैं। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। डीके बासु गाइडलाइंस हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसके रिलेशन में बात करी है? दे आर रिलेटेड टू विच, तो किसके रिलेटेड में है? तो यहां पे हम बात करेंगे, इसका आंसर देखो, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता कि आपको कैसे निकालना है, ये आपको याद ही होना चाहिए। थोड़े करंट अफेयर्स फॉलो करिए, थोड़े अपना जो जैसे कि पुलिस रिफॉर्म्स का कंसेप्ट है उसके ऊपर रिसर्च करिए। GS2 जो हमारा पार्ट है मेंस का, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका आंसर क्या है? लेट मी जस्ट टेल यू, इसका आंसर है सी क्या है? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन ऑफ एनी पर्सन। ओके, तो डीके बासु गाइडलाइंस, डीके बासु केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जैसे एक प्रकाश सिंह केस आपको याद होगा, प्रकाश सिंह केस काफी फेमस था। प्रकाश सिंह केस जो था उसमें क्या था कि प्रकाश सिंह जी एक्स डीजीपी थे, उन्होंने एक पिटीशन डाली थी कि पुलिस में रिफॉर्म्स करो। तो वैसे ही सेम डीके बासु केस में भी यही हुआ था कि भाई ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए कि सरकार तो लॉ बना नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट ही गाइडलाइंस दे दे, जैसे उन्होंने विशाखा गाइडलाइंस में बोला है कि ड्यूरिंग एन अरेस्ट ये प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने चाहिए। ओके, तो वो प्रोसीजर्स हमने पूछने का, देखो आंसर है सी। तो वो प्रोसीजर पूछने का मतलब क्या था? वो प्रोसीजर पूछने का ये मतलब था कि देखिए, बहुत जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं बहुत ज्यादा इल्जाम लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एजेंसीज को यूज करके, जैसे कि सीबीआई हो गई, जैसे कि ईडी हो गई, इनको यूज करके एक प्रॉपर अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो करा जा रहा है। ओके,
तो अब हम क्या करेंगे, बात इस करके क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द गाइडलाइंस। तो देखो ब्रॉडली ना, आप इसको चाहे मैं बोल रहा हूं डिक्टेट, आप नोट कर लो। ब्रॉडली 2-3 गाइडलाइंस थी। एक गाइडलाइन क्या कहती है, पहली गाइडलाइन कहती है कि जब भी कोई अरेस्ट करने आ रहा है आपको किसी पर्सन को, तो प्रॉपर उस पुलिस वाले का नेम टैग होना चाहिए, उसकी बेल्ट दिखनी चाहिए, नंबर उसका दिखना चाहिए, मतलब कॉन मैन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिविल में आगे उठाने आप किसी आदमी को, ऐसा नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं कि जब अरेस्ट आप कर रहे हैं, एक मेमो ऑफ अरेस्ट होता है कि लेट्स से कि किसी को अरेस्ट करा है, उसके साथ में क्या वैल्यूएबल्स मिली है, क्या आप किस किस चीज को आपने अंडर बाकी साथ के कलेक्ट करा है, वो सब चीजें एक मेमो में होगी और वो मेमो वहीं पे फाइल होगा। और साथ में जो लेट्स से मैं अकेला नहीं हूं, मेरी कोई फैमिली साथ है, तो उस मेमो पे वो साइन करेंगे एज अ विटनेस। ओके, ये गाइडलाइन थी। तीसरी गाइडलाइन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब अरेस्ट हो गई है, लेट्स से मैं अकेला घर में हूं और अरेस्ट हो गई है, तो मेरे इमीडिएट फैमिली और मेरे जो इमीडिएट फ्रेंड है, उनको इन्फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पुलिस की। वो उनको इन्फॉर्म करेंगे। और लास्ट जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि 10-12 गाइडलाइंस हैं बड़ी बड़ी, लेकिन मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं कि मेडिकल एग्जामिनेशन, ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो भी होएगी। तो मेडिकल एग्जामिनेशन पे भी बहुत जोर दिया गया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। चलें आगे, मूव ऑन करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। पढ़ लिया जी, अटेम्प्ट हो गया। नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस इट विल बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19। कौन सा आर्टिकल 19? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, देयर इज नो लीगल प्रोविजन obliging anyone to sing the national anthem। बताओ क्या मार्क करा है इसका, क्या मार्क करा है? सॉरी यह गलत हो गया, ये नॉट करेक्ट नहीं है, यहाँ पे करेक्ट ही पूछा गया। नॉट करेक्ट नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, यही पूछा गया आपसे। तो करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट्स है? क्या लग रहा है, ये होएगा आंसर? सी होएगा आंसर? बताओ, यहाँ डी होएगा। कोई भी इसमें से ठीक नहीं है, क्योंकि भाई सिंग तो सबने करना होता है। सिंग करने से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैसे वायलेट हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है। बट नहीं, आंसर इज सी। आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल आर करेक्ट। कैसे? क्योंकि स्टैंडिंग फॉर द नेशनल एंथम इज अ क्राइम इफ यू आर नॉट स्टैंडिंग फॉर इट। बट सिंगिंग, जो सिंगिंग है वो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप किसी को कंपेल कर रहे हैं टू सिंग, इट विल बी अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आवर फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो सिंगिंग करना और स्टैंडिंग करना, इन दो चीजों में आपको डिफरेंस, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, तो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आप इसको कंपेल कर रहे हो। और आर्टिकल 15, किसी कोई ऐसा धर्म हो सकता है जिसके रिलीजियस टेनेट्स अलाउ नहीं करते हैं कि मैं गाऊं। ओके, तो वहां पे भी, उस चीज में भी आप मना कर सकते हो। उसके बाद देयर इज नो लीगल प्रोविजन। यहां पे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगी, आपको लगा होगा कि एक प्रिवेंशन टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट है, जो कि कब बनी थी? प्रिवेंशन टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट है, जो कि 1971 में बनी थी। आपको लगता होगा ये तो है प्रोविजंस, बट नहीं, यहाँ पे स्टैंडिंग की बात होती है, यहाँ पे सिंगिंग की बात नहीं हो रही है। ओके, तो आंसर क्या है? सी हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है। और चलो, सबसे मजे की बात, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया, तो प्लीज मेरे को मत ब्लेम करना कि आप इसे हेटरेड प्रमोट कर रहे हो। इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाउ टू सॉल्व इट? अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल राइट्स की हाउ दे वर्क, कोई रेलिवेंट जजमेंट है उनकी भी बात कर लीजिए। व्हाट टू प्रिपेयर, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि क्या था कि भाई ऑनरिंग द नेशनल हेरिटेज, ऐसी कोई बात होती है ना, तो वो उसी की ही एनफोर्समेंट में ये वाला राइट बनाया गया है, तो ये उसकी बात हो रही है। चलें जी नेक्स्ट। चलो जी, ये एक और फैक्चुअल क्वेश्चन है, पढ़े क्वेश्चन को, अटेम्प्ट कर लिया आपने। एमिकस क्यूरे ऑफन सीन इन द न्यूज इज। तो एमिकस क्यूरे एक लैटिन टर्म है, इसको बड़ा ही ना, जब अगर आप लीगल थोड़े बैकग्राउंड से हो तो इसको ना बड़े उसमें यूज करा जाता है कि व्हाट इज दिस, ये एमिकस क्यूरे अपॉइंट कर दिया गया। तो एमिकस क्यूरे कौन है? तो पहले कह रहे हैं कि एक ऐसा वकील है जो प्रो बोनो केस लेता है। प्रो बोनो क्या होता है?
प्रो बोनो का मतलब पता है? प्रो बोनो का मतलब क्या है? प्रो बोनो का मतलब फ्री, मतलब कि फीस नहीं लेंगे हम, आपकी कंपैशनेट ग्राउंड्स पे मदद कर देंगे, कोई जैसे लीगल एड वाले होते हैं कि हम आपकी मदद कर देंगे लेकिन आपसे फीस नहीं लेंगे, वो क्या हो गया है? प्रो बोनो केसेस। अ लॉयर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन इट्स बिहाफ, ओके, गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है। उसके बाद न्यूट्रल लॉयर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू असिस्ट इन केसेस दैट रिक्वायर स्पेसिफिक एक्सरसाइज नन ऑफ द अबव। तो पहले तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। एमिकस क्यूरी एक ऐसा वकील होता है, जब लेट्स से कसाब का केस था, कसाब को कोई वकील मिलेगा ही नहीं, ऑब्वियसली ना, सबके नेशनल सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। तो कोर्ट क्या करता है? एक वकील अपॉइंट कर देता है कि नहीं, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज इट विल बी अगेंस्ट द फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट्स कि आप किसी को लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड ना करो। तो लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी ही है। इन दैट केस इट इज डीम्ड to be the order of the court to the lawyer to whom it has been said to be the amicus curiae, ओके, ये बात हो जाती है। तो ये क्या बात कर रहे हैं कि न्यूट्रल लॉयर होता है जिसको अपॉइंट करते हैं कोर्ट टू असिस्ट इन द केसेस दैट रिक्वायर स्पेसिफिक एक्सपर्टीज। क्या नहीं होता है? ए नहीं होता है, बी नहीं होता है, ओके, तो ये बात हमने करनी है। चलते हैं आगे, सॉल्यूशन सी है। क्यों क्वेश्चन पूछा गया? सॉलिसिटर जनरल साहब ने एक बड़ी ही इनोवेटिव सी अपील करी सुप्रीम कोर्ट में जाकर, क्योंकि इशू क्या हो रहा था कि एमिकस क्यूरी हो जाता है, अपॉइंट कर देते हैं, जैसे सीबीआई केस होते हैं, है ना, बड़े बड़े केसेस, लेकिन दे टेंड टू मिंगल विद द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। तो जो एमिकस क्यूरी जिसको अपॉइंट करा है वो अपने आप को समझता है कि आई एम द लिविंग गॉड, उसको लगता है कि भाई मेरे को तो कोर्ट ने अपॉइंट करा है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज क्या है मेरे सामने, तो ही टेंड्स टू टेक ओवर द केसेस। तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने बोला है कि कुछ गाइडलाइंस बनाओ ताकि ये भी अपने लिमिट में रहे। हाउ टू सॉल्व इट? फैक्चुअल नॉलेज, कुछ नहीं कर सकते, फैक्चुअल नॉलेज ही यहाँ पे काम आएगी। व्हाट टू प्रिपेयर? लुक अपॉन द गाइडलाइंस व्हिच आर रिकमेंडेड। यस, इस पे थोड़ा सा देख लो, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, डीके बसु वाले मैंने बता दी आपको थोड़ी सी, ये आप खुद देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार। Which of the following statements confirms the independence of the high courts? तो पहली स्टेटमेंट, expenses charged on the consolidated fund of India, charged on और expenses, ये तीन कीवर्ड हैं यहाँ पे। Power to punish for the contempt of court, power to control subordinate courts। बताइए 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 बताइए, इन तीन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं या सारी स्टेटमेंट्स हैं जो ये बता रही हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट्स उससे एस्टैब्लिश हुई? बताइए कौन सी स्टेटमेंट हो सकती है? स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की मैं बात करूं, एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इसकी ये स्टेटमेंट समझने के लिए आपको सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि जो हाई कोर्ट है वो हर स्टेट का ऑलमोस्ट एक होता है, बारिंग थोड़ी बहुत स्टेट्स है ना। तो जब वो हाई कोर्ट एक स्टेट का है तो उनकी जो एक्सपेंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्यों जाएंगे? बताइए, क्या वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में नहीं जाने चाहिए? क्या वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में नहीं जाने चाहिए? बताइए मेरे को जरा कमेंट करके। बिल्कुल जाने चाहिए, और जाते भी हैं। तो जितने भी हाई कोर्ट के एक्सपेंसेस हैं, जितने भी बाकी सब एक्सपेंसेस है, वो क्या है? दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं तो किसके चार्ज्ड हैं? अगर मैं इंडिया की बात करूं, यहां पे अगर हमने ये लिख दिया होता इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाले कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो एक्सपेंसेस हैं दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बट जो हाई कोर्ट के एक्सपेंसेस हैं वो किस पे चार्ज होते हैं? टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, उनके कंसोलिडेटेड फंड पे। लेकिन देयर इज अ कैच है। अब वो कैच क्या है? वो कैच ये है कि जो एक्सपेंसेस चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन
अगर यहां ये लिखा होता पेंशंस पेंशंस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये ठीक होता। क्योंकि पेंशन जो है हाई कोर्ट जज की, वो किस पे चार्ज होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। समझ आ रहे हो डिफरेंस क्या है? पेंशन का डिफरेंस है पेंशन, और पेंशन के साथ साथ क्या डिफरेंस है हमारा? एक्सपेंसेस का। जब एक्सपेंसेस की बात होती है हाई कोर्ट में, वो आएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में, लेकिन जब पेंशन की बात होती है, पेंशन आएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ये पे कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से समझने की कोशिश करनी है। ओके ठीक है जी। उसके बाद क्या बात हो रही है? पावर टू पनिश, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है ना? पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये तो बिल्कुल ही सही है। क्योंकि देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट, किसी भी से कंटेम्प्ट क्या है कि भाई मान नहीं रहे आप मेरी बात, आई हैव ऑर्डर्ड यू समथिंग बट यू आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट ऑर्डर। वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, या कोर्ट को आप जैसे अब आपने देखा होगा प्रशांत भूषण केस था, कुणाल कामरा केस था, जो एक्सेसिव क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी एक्सेसिव क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी भी कई बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लग जाता है। ओके तो वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था बनाने का? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो उनकी इंडिपेंडेंस है वो हर्ट ना हो। अब इंडिपेंडेंस क्या होती है? इंडिपेंडेंस जो हम पूरा, चलो क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, बट आर वी इवन क्लियर ऑन दिस वर्ड? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस? क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस? बताइए। अरे इंडिपेंडेंस मतलब कि जो जजेस हैं दे आर एबल टू गिव देयर जजमेंट्स इन अ फ्री, impartial, without any fear, without any fear and with courage। जब ये चीज हम कर पा रहे हैं, जब ये चीज जजेस कर पा रहे हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर, इम्पार्शियल होके मेरिट्स ऑफ द केस को देख के ये चीज कर पा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। और जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट है, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, उसका कोर रीजन क्या है? क्यों है वो इंडिपेंडेंट? क्योंकि वो पनिश कर सकती है फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई बात नहीं मान रहा जुडिशरी की, क्योंकि देखो जुडिशरी के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर थोड़ी है, जुडिशरी ऐसा थोड़ी कर सकती है कि लेट से उन्होंने बोल दिया, गाइडलाइंस दे दी, लेकिन वो गाइडलाइंस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या चीज कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। गाइडलाइंस दे दी, मान्य उन्होंने है। अब ऐसे सेम गाइडलाइंस की उन्होंने दे दी है और कोई मान नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के उसको सजा देंगे। यही लास्ट रिजॉर्ट है जुडिशरी के पास अपनी क्या करने का? बात मनवाने का। जो अपने जजमेंट्स दी हैं उनको मनवाने का, यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। ओके उसके बाद तो ये आंसर तो ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं। 2 ठीक हो गई है, 1 गलत हो गई है, तो ये कट गया। आंसर 2 ओनली। समझ आ गई बात? तो आंसर तो आ गया है 2 ओनली, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि भाई 3 क्यों नहीं है। काफी बच्चों ने ये मार्क करी होगी, आई नो दैट। पावर टू कंट्रोल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो पावर टू कंट्रोल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, ये किसी भी तरह से इंडिपेंडेंस को नहीं दर्शाता। तभी मैंने कहा ना, फोकस किस पे करना है? ऑन द वर्ड इंडिपेंडेंस। कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? क्या जो सुप्रीम, जो हाई कोर्ट्स है, जब वो कंट्रोल रखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, तो इन सब में से क्या मिल रहा है उन्हें? क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट पे कंट्रोल करने से वो अपनी जजमेंट्स उनकी इंपार्शियल हो रही है? कोई लिंक है? नहीं है। क्या वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जब अपनी सुपरिटेंडेंस रखते हैं तो क्या वो फ्री एंड विदाउट फेयर जजमेंट दे पा रहे हैं? कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ओके ओके क्लियर है? चलिए तो आंसर क्या हो गया जी इसका? बी। देखें आंसर है ठीक, आंसर इज बी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑलवेज क्वेश्चन बाय द ऑपोजिशन, बिल्कुल ठीक बात है। रिसेंटली आपने देखा होगा राहुल गांधी साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको 7 years इम्प्रिजनमेंट दे दी गई इन अ डेफेमेशन केस। तो वो जो केस है, तो वो कहते हैं कि भाई वो बहुत ज्यादा ऑपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही है कि ये सब जो हो रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा है एंड ऑल दीज थिंग्स।
हाउ टू सॉल्व इट, अंडरस्टैंड व्हाट डज द इंडिपेंडेंस मीन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपको समझ आ गया कि इम्पार्शियल जजमेंट्स विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर की बात हो रही है, तो क्वेश्चन निकल जाएगा। What to prepare for exam, चैप्टर ऑन हाई कोर्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत। हाई कोर्ट्स का चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, उसको तैयार कर लेना है, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी अटेम्प्ट कर लीजिए इसको एक बार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की यहाँ बात हो रही है। क्या बोल रहे हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इट अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड, किसको यहाँ पे हाईलाइट करना है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो, नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट, नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट टू डिटेन अ पर्सन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम, क्या लिखा आगे, एंगेजिंग इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट माइट जेपरडाइज नेशनल सिक्योरिटी। तो द पीरियड टू बी डिटेन्ड इज 12 months and cannot be extended, cannot be extended. Which of the given statements are correct? 1, 2, both, neither. क्या समझ आ रहा है? पहली स्टेटमेंट में काफी बच्चे कंफ्यूज होने के आसार हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट में एक तो लेंथी स्टेटमेंट है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी इसको अपना क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंड करने में। फिर यहाँ पे सबसे बड़ा कैच है कि भाई सेंट्रल करती है, स्टेट नहीं करती है, ये बोला जा रहा है। सो कैसे निकालेंगे, क्या ये चीज ठीक बोली है इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, क्योंकि बात एक्ट क्या है, एक्ट का नाम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। तो नेशनल सिक्योरिटी लॉ भी यूनियन का है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होनी चाहिए, बताइए। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए और पावर है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर यहां पे नॉट ना होता एंड अ स्टेट गवर्नमेंट होता तो दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन करेक्ट, ट्रू। तो एनएसए एक्ट क्या कहता है, एनएसए एक्ट कहता है, आई एम रियली सॉरी, जस्ट गिव मी मिनट। एनएसए एक्ट कहता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अलोंग विद द यूनियन गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, डिटेन कर सकती हैं एक पर्सन। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, जो डिटेंशन होगी वो 12 मंथ तक ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब आप एक दिमाग लगाओ, अगर गवर्नमेंट अपने आप के लिए एक लॉ बना रही है डिटेंशन के लिए, क्या कभी ये प्रोविजन डालेगी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड? नहीं डालेगी, क्योंकि उनको तो अपना देखना है कि अगर 12 महीने तक भी हमें कुछ सबूत नहीं मिला, हमें जो अचीव करना नहीं मिला, तो हम कभी एक्सटेंड तो कर पाए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओके, तो क्या आंसर होगा इसका, डी, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। देखें जरा क्या हमने ठीक अटेम्प्ट करा। चलिए दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, आंसर है डी। हाँ, तो अब देखो, ये अगर करंट अफेयर आपको पता होता तो इससे भी निकल जाता। रिसेंटली जो हमारे पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी कि भाई हमने एनएसए लगाई है, पंजाब गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड अमृतपाल अंडर एनएसए। तो यहीं से क्वेश्चन निकल रहा था ना फर्स्ट स्टेटमेंट, और 12 महीने वाली तो थी कि पता ही है कि ऑब्वियसली एक्सटेंड तो हो ही जाएगी। बी कॉशियस ऑफ द नेगेटिव स्टेटमेंट्स, क्योंकि वो भी नॉट था, कैन नॉट था, तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स की बात करो। बेसिक्स ऑफ द एनएसए एक्ट, जैसे कि भाई कितनी डिटेंशन होती है, कौन कौन डिटेन कर सकते हैं, है ना, ये सब चीजें पढ़ लेनी है। क्वेश्चन काफी प्रोबेबल है, इस बार आ सकता है। चलें क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट कर लीजिए। विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट है जी, oath and affirmation of the Supreme Court judge is provided under the second schedule। किसकी बात हो रही है, सेकंड शेड्यूल, और बात किसकी हो रही है, ओथ और अफर्मेशन की। उसके बाद कह रहा है एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड टू क्या लिखा आगे भाई, सिट बैक, मतलब कि दोबारा उनको प्रोसीडिंग्स में बुलाया जा सकता है, कि भाई आपको दोबारा प्रोसीडिंग्स में बुला लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि एनी रिटायर्ड जज उनको दोबारा बुला सकते हैं। कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या ये बात ठीक है? और फर्स्ट स्टेटमेंट अब देखना है कि कौन सी गलत है कौन सी सही है। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में जो फैक्ट आपका चेक हो रहा है वो ये चेक हो रहा है, क्या ओथ और अफर्मेशन सेकंड शेड्यूल में होती है,
तो देखो जिन्होंने तो पॉलिटी अच्छी तरह से करी है, कोई न्यूमोनिक्स लगा के याद करा है, टीयर्स ऑफ पीएम करके हम एक लगाते होते हैं ना न्यूमोनिक जिससे याद करते हैं शेड्यूल्स, वो तो डायरेक्ट स्टेटमेंट को गलत कर देंगे, वो स्टेटमेंट को गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो ओथ और अफर्मेशन है वो सेकंड में नहीं, वो थर्ड शेड्यूल में होती है। थर्ड सेकंड में क्या होता है? सेकंड में तो पैसे की बात होती है कि अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, जो अम्यूलमेंट्स है वो कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो सारे शेड्यूल्स है आपको याद करने हैं। ओके, ये क्वेश्चन कट गया। उसके बाद एनी रिटायर्ड जज, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। और जहां तक मेरे को याद आ रहा है आर्टिकल 128, एक बार इसको प्लीज रीचेक कर लेना, जितना मेरे को याद आ रहा है इट इज आर्टिकल 128 जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। ओके, तो यस, विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एनी रिटायर्ड जज को बुला सकते हैं कि हमारे पास क्या है, थोड़ी शॉर्टेज है, आप आइए काम करिए। तो सेकंड ठीक है, फर्स्ट गलत है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है जी, आंसर बी है। बेस्ड ऑन पीवाईक्यू पैटर्न है, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। नॉलेज ऑफ जुडिशरी बेसिक होनी चाहिए। चैप्टर ऑन सुप्रीम कोर्ट जो है लक्ष्मीकांत से, उसको एक बार प्लीज पढ़ लीजिए, दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। चलो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है जी। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया। Consumers are empowered to take samples for food testing. When a consumer files a complaint, पहली बात क्या है, samples को अंडरलाइन कर लो। When a consumer files a complaint in any consumer forum, no fees is required to be paid. उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद क्या कह रहे हैं? In case of death of a consumer, her legal heir can file a complaint in the consumer forum on his or her behalf. तो ये सब आपके सामने स्टेटमेंट्स है, ऑप्शंस है 1, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3। तो 3 सब में आ रहा है, पहली बात तो है ना। 3 को देख लेते हैं, 3 सब में आ रहा है और 1 सब में आ रहा है। तो पहले 1 को देखो, 3 को देखो, दोनों में से किसी को भी देख लो। तो चलो 3 को देखते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, हिज लीगल हेयर कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फोरम ऑन हिज बिहाफ। एग्जांपल सोच के देखो, एक गाड़ी जो जिसकी कीमत लेट से 5 लाख है, छोटी गाड़ी है, फादर ने खरीदी। अब फादर उस गाड़ी को चला रहे थे और एक गाड़ी में कोई डिफेक्ट था जिससे आग लग गई एंड अनफॉर्चुनेटली फादर पास्ड अवे। उनके लीगल हेयर उनके लड़के हैं लेट से आगे जाके। अब क्या वो कंज्यूमर फोरम में वो कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते कि मेरे फादर को जस्टिस मिले और जो कंपनसेशन है वो मेरे को दिया जाए क्योंकि यहाँ पे डिफेक्ट था? कर सकते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 3 वाले सारे करेक्ट है, इसको काट दो, ये ऑप्शन। अब दोनों में 1 कॉमन आ रहा है। 1 देख लेते हैं एक बार, 1 स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कंज्यूमर्स आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल्स फॉर फूड टेस्टिंग, ये भी ठीक है। अब देखिए वो बड़ी बड़ी दुकान जिसमें हम जाते हैं, जैसे कि बिग मार्ट हो गया, बिग बाजार, ये सब चीजें, ये तो आपको खुद फूड सैंपल्स दे देती हैं। ओके, नहीं तो आप इवन अगर जैसे गोपाल रेस्टोरेंट चंडीगढ़ में काफी फेमस है, आप जाओ उनको बोलोगे टेस्ट करा दो, दे कैन गिव यू, दे विल गिव यू, दे हैव टू गिव यू। बट हमें पता नहीं है इस चीज का, तो हमें ये स्टेटमेंट थोड़ी अजीब लगेगी, बट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ओके, तो फर्स्ट भी ठीक हो गया। अब बचा गया 1, 3 ठीक है, सिर्फ 2 देखना रह गया है। 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है व्हेन अ कंज्यूमर फाइल्स अ कंप्लेंट, नो फीस। अब यार ये थोड़ा मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा क्यों? फ्री थोड़ी हो जाता है जस्टिस? कोर्ट में भी जाओ, कहीं भी जाओ, सिर्फ लीगल एड में भी SC, STs, EWS इनके लिए एग्जम्प्ट है, लेकिन बाकियों के लिए तो एग्जम्प्ट नहीं है। तो नो फीस तो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। कुछ फीस 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, कुछ तो फीस होगी। ओके, तो ये स्टेटमेंट 2 कट रहा है। आंसर इज 1 and 3। C इज योर करेक्ट आंसर हियर, C। तो अब देखो मजे की बात क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अब आप समझेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो है किस पैटर्न पे चलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करो एंड अदर्स आर ऑब्वियस। अदर्स आर ऑब्वियस मैंने आपको बता दिया था, सेकंड एलिमिनेट हो गया था। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, अमेंडमेंट एक्ट आई थी 2019 में, जिसमें लिमिट्स बढ़ाई गई थी कंज्यूमर फोरम में जाने की, ये सब बातें हुई थी। तो इन सबको आपने प्लीज देख लेना है एक बार, बस एक्ट को जाके देखना है और क्या करना है कि थोड़ी बेसिक प्रोविजंस पढ़ लेनी है। ओके,
ये था आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे में। एंड प्लीज जो भी फीडबैक वगैरह होता है आप प्लीज बता दिया करो, ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा, हम इम्प्रूव करेंगे जो भी आप कहेंगे। ओके, थैंक यू, माय नेम इज जतिन गिल, बाय बाय।